एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी 24 अप्रैल साल 2025 के दिन शाम को 3 से 4 बजे के बीच अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी सरकार को या भाजपा को या किसी नेता को घेरने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि एक ऐसा दर्द अपना बताने आते हैं जिसके बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही ओवैसी को फोन लगा दिया। और यह दर्द कौन सा था? दरअसल 2 दिन पहले ही पहलगाम की घटना सामने आई थी और इस पहलगाम की घटना में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के 28 निर्दोष मासूम हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर उनकी जान ले ली थी। और इस घटना के बाद पूरा विपक्ष खामोश था। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि हम इस घटना की निंदा करें तो कैसे करें, क्योंकि पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं था। जिस बात को लेकर देश चर्चा करता रहता था कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, वो बात आज पूरे मीडिया के कैमरों में कैद हो चुकी थी। तो इस बीच 24 अप्रैल को ओवैसी सामने आते हैं और ओवैसी कहते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि मुझे इस बैठक में नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि हमारी पार्टी के पास पर्याप्त सांसद नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मैंने फोन पर बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उन्हीं पार्टियों को इस सर्वदलीय बैठक में बुला रहे हैं जिनके 5 या 5 से ज्यादा सांसद हैं। हम नहीं चाहते कि बैठक बहुत बड़ी हो। लेकिन ओवैसी चाहते थे कि उन्हें इस सर्वदलीय बैठक में बुलाया जाए ताकि वो इस बैठक में शामिल होकर भारत मां की छाती को छेदने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग बना सकें, सरकार का साथ दे सकें। और यह बात भारत के गृह मंत्री अमित शाह को पता चल गई। जिस वक्त ओवैसी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अमित शाह ने उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखा जिसमें ओवैसी ये कह रहे थे कि मुझे बुलाया नहीं गया, लेकिन मैं चाहता था जाना। तत्काल अमित शाह का फोन आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही ओवैसी अमित शाह से बात करते हैं। अमित शाह कहते हैं कि तत्काल आपके पास जो भी फ्लाइट हो तुरंत आ जाइए, आपको सर्वदलीय बैठक में शामिल होना है। ओवैसी तत्काल फ्लाइट पकड़ते हैं और निकल जाते हैं हैदराबाद से दिल्ली के लिए बैठक में शामिल होने के लिए। यह 24 अप्रैल की बात थी। और इसके बाद जब 7 मई को भारतीय सेना पाकिस्तान के भीतर घुसकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद करती है, तो विपक्षी दल से अगर किसी ने सबसे पहले आकर भारतीय सेना का इस्तकबाल किया था और भारतीय सेना की शौर्यता पर सबसे पहले आकर शाबाशी दी थी, तो वो असदुद्दीन ओवैसी था। और उस दिन से ही असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की आवाज बनने का जो काम किया था वो सदा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। इसके बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में चाहे वो मुस्लिम देशों में जाकर पाकिस्तान की कट्टरता को दिखाना, पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को खोल कर रख देना, ओवैसी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो किरकिरी की थी, ऐसी किरकिरी पाकिस्तान की शायद ही किसी एक मुस्लिम नेता ने की हो। लेकिन आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? इस घटना को तो काफी दिन हो गया, क्योंकि जिस ओवैसी ने दुनिया भर में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की गूंज को जाकर सुनाया था, सऊदी अरब, बहरीन, अल्जीरिया, इन मुस्लिम देशों में जाकर भारतीय सेना के शौर्य की कहानियां बताई थी, उस असदुद्दीन ओवैसी को आज इंडी अलायंस ने आतंकवादी करार दिया है, चरमपंथी करार दिया है, एक्सट्रीमिस्ट का दर्जा दे दिया है। और क्यों दिया है यह कहानी मैं आपको बताऊंगा। क्यों राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टैलिन, पिनरई विजयन, रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, ये तमाम देश के नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जाकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय सेना का साथ दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राजनीति को किनारे कर राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत पर काम किया। असदुद्दीन ओवैसी ने एक मुस्लिम नेता होकर भी, मुसलमानों की रहनुमाई करने के बाद भी खुलकर एक ऐसी बात बोली जो बात पूरे देश का कोई विपक्षी नेता नहीं बोल पाया। मैं पहलगाम की घटना की बात कर रहा हूं।
यही पहलगाम की घटना पर जब पूरा विपक्ष कह रहा था कि इसे धर्म के आईने से ना देखा जाए, मरने वाले टूरिस्ट थे, हिंदू नहीं थे। प्रियंका गांधी ने संसद में यह बात कही थी, लेकिन एकमात्र ओवैसी था जिसने पूरी दुनिया में जाकर कहा था कि मरने वाले हिंदू थे और उनका धर्म पूछकर पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने उनकी जान ली। लेकिन यह बात भारत के राष्ट्रवादियों को तो पसंद आई, लेकिन विपक्ष को यह बात जहर की तरह लग गई। विपक्ष को यह बात उनके सीने पर तीर की तरह चुभ गई। और अब जब बिहार चुनाव की बारी आई तो इनका असली चेहरा नजर आ गया। क्यों? क्योंकि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल 35 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीमांचल में 2020 में इन्होंने 5 सीटें भी जीती थी। अब जब दोबारा ओवैसी बिहार में गए तो जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को हराने का सपना देख रहा है इंडिया अलायंस, महागठबंधन, उसे लगा कि ओवैसी तो हमारे मुस्लिम वोट बैंक को ले जाएगा, ओवैसी तो मुस्लिमों को राष्ट्रवाद की कहानियां सुनाएगा, ये ओवैसी तो मुस्लिमों को भारतीय सेना के शौर्य की कहानियां सुनाएगा। और हम तो मुस्लिमों को यह बताते आए हैं कि भैया सेना तो आपके खिलाफ जाती है। इसी बिहार का लड़का है कन्हैया कुमार, जिसका यह ऑन रिकॉर्ड बयान है कि कश्मीर में बीएसएफ के जवान महिलाओं और बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। यह है इनकी सोच इंडिया अलायंस की। और ये ओवैसी, ये भारतीय सेना के गुण गाता है, ये ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की कहानियां बताता है। और हम तो ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। इसी हैदराबाद से 2 नेता निकल कर आते हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी निकल कर आता है और एक तेलंगाना का मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। 3 दिन पहले रेवंत रेड्डी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीयों को पीट दिया और भारतीय कुछ नहीं कर पाए, इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन ओवैसी ने पूरी दुनिया भर में जाकर बताया था कि कैसे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर पाकिस्तान के आतंकियों को खत्म करने का काम किया है। लेकिन यह बात अब महागठबंधन और इंडिया अलायंस को पसंद नहीं आ रही है। बीते दिनों तेजस्वी यादव हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन चुके हैं महागठबंधन की ओर से। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट करार दिया है, यानी कि चरमपंथी। क्या होते हैं चरमपंथी? चरमपंथी वो होते हैं जो धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों में, इनके मुद्दों में चरम सीमा को पार कर जाते हैं और हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन यह टैग ओवैसी को क्यों दिया गया? क्योंकि ओवैसी ने भारतीय सेना का साथ दिया। ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बोली बंद करके, पाकिस्तान का मुंह बंद करके भारतीय सरकार का साथ दिया। तो अब ओवैसी जो मुसलमान है, ओवैसी के मुसलमान में, ओवैसी के इस्लाम में इन्हें आतंकवाद नजर आता है। यह इनकी सच्चाई है। इन्हें हिंदुओं को तेजाब डालकर मारने वाला शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा मुसलमानों की रहनुमाई करने वाला नजर आता है, लेकिन भारतीय सेना का साथ देने वाला ओवैसी इनको आतंकवादी नजर आता है। अब मुझे एक बात कहनी है कि इस भारत में जो मुसलमान हैं, जिन्हें लगता है कि विपक्ष उनका साथ देता है, वो इस मानसिकता को समझिए कि आप तब तक उनके प्यारे हैं जब तक आप उनके साथ दे रहे हैं, जब तक आप उनकी बोली को मान रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, सेना के खिलाफ खड़े हो जाओ। आप खड़े होंगे तो आप उनके साथी हैं, लेकिन जिस दिन आप इस देश के साथ खड़े हो जाएंगे, जिस दिन आप इस देश के झंडे के साथ खड़े हो जाएंगे, तिरंगे के साथ खड़े हो जाएंगे, आप सेना के साथ खड़े हो जाएंगे, उस दिन यही विपक्ष आपको एक्सट्रीमिस्ट करार दे देगा। यही हाल ओवैसी का हुआ। जब ओवैसी ने यह बात सुनी कि तेजस्वी यादव ने उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा, तो ओवैसी का दर्द छलक गया, और किसी का भी छलकेगा। जिस नेता ने देश की आबरू के लिए, मैं राजनीतिक नहीं जाऊंगा कि ओवैसी की राजनीतिक विचारधारा क्या है, वो मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो उनकी राजनीति है। लेकिन एक बात मैं खुद एबीसी हिंदी के इस मंच से डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि जब भी बात दुश्मन देश की आती है तो विपक्ष में अगर कोई नेता दहाड़ता है तो वो ओवैसी एकमात्र नेता होता है, बाकी सब राजनीति करते हैं। ओवैसी ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि शायद मैं दाढ़ी रखता हूं और मेरे सर पर टोपी है तो मुझे एक्सट्रीमिस्ट का दर्जा दे दिया गया। लेकिन ओवैसी को यह बात समझ में आनी चाहिए कि उन्हें इसलिए दर्जा नहीं दिया गया क्योंकि वो दाढ़ी रखते हैं, वो टोपी लगाते हैं। उन्हें एक्सट्रीमिस्ट, आतंकवादी, चरमपंथी का दर्जा विपक्ष ने इसलिए दे दिया क्योंकि वो भारतीय सेना की बात करते हैं, क्योंकि वो देश की बात करते हैं। और ये कब से हो रहा है? जब से ओवैसी ने अपने सिर पर तिरंगा साफा पहनना शुरू कर दिया, जब से ओवैसी ने भारत मां के सपूत यानी कि
भारतीय आर्मी के गुणगान शुरू कर दिए, तब से उन्हें यह विपक्ष आतंकवाद के तौर पर देखने लगा। और आज देखिए, अगर किसी एक आम मुस्लिम को भी या आम मुस्लिम नेता को चरमपंथी कह दिया गया होता तो यह पूरा विपक्षी कुनबा देश की सरकार के खिलाफ आकर खड़े हो जाता। लेकिन आज विपक्ष का एक नेता देश के एक सांसद को, जो भारतीय सेना के लिए लड़ता है, जो देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ता है, उसे चरमपंथी कहा गया। और मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले देश के तमाम नेता जो खुद को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, आज चुप्पी साध कर बैठे हैं। यह इनका असली चेहरा है। इन्हें ना तो मुस्लिमों से लगाव है, ना तो इन्हें मुस्लिमों की रहनुमाई करना है। इन्हें सिर्फ मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर उनकी विचारधारा को दूषित करना है और देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ और भारतीय सेना के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। बहरहाल तेजस्वी ने जो कहा, हम उसका खंडन करते हैं। तेजस्वी ने जो कहा ओवैसी को लेकर, वो भारत के एक राष्ट्रवादी मुस्लिम के खिलाफ एक ऐसा बयान है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।